डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। डाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें खाद्य पदार्थ के लार्ज साइज के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको स्मॉलर साइज में या माइक्रो मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट किया जाता है और ये कन्वर्जन एंजाइम्स की प्रेजेंस में होता है, जो कि नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर पे, जब शरीर का तापमान नॉर्मल होता है उस समय किया जाता है। तो अगर डेफिनेशन को देखें तो डाइजेशन इज अ प्रोसेस इन विच मैक्रोमोलिक्यूल्स ऑफ फूड कंपोनेंट्स कन्वर्ट इनटू माइक्रोमोलिक्यूल्स ऑफ फूड कंपोनेंट्स इन प्रेजेंस ऑफ सर्टेन एंजाइम्स एट नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। तो जैसा कि हम कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर पॉलीसेक्राइड्स जैसे कि स्टार्च या ग्लाइकोजन को माइक्रोमोलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना है, जिसे मोनोसेक्राइड्स में, जिसका एग्जांपल है ग्लूकोज, गैलेक्टोज या फ्रक्टोज, और किसकी प्रेजेंस में? एंजाइम्स की प्रेजेंस में, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर पे, राइट। तो बात करते हैं सबसे पहले कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आर अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंसिस्टिंग ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, यूजुअली इन रेशियो ऑफ 1:2:1। तो कार्बोहाइड्रेट्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के ग्रुप होते हैं और इनमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:2:1 में पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट्स का क्लासिफिकेशन अगर हम देखें तो फिर जो ये मेजर टाइप्स हैं, ये 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 मोनोसेक्राइड्स, नंबर 2 डाइसेक्राइड्स, नंबर 3 ओलिगोसेक्राइड्स एंड नंबर 4 पॉलीसेक्राइड्स। तो मोनोसेक्राइड्स किन कार्बोहाइड्रेट्स को बोलते हैं? मोनो का मतलब होता है सिंगल एंड सेक्राइड मीन्स होता है शुगर। तो जो कार्बोहाइड्रेट्स सिर्फ एक सिंगल शुगर मॉलिक्यूल के बने होते हैं, सिंपलेस्ट होते हैं, उनको हम मोनोसेक्राइड्स कहते हैं। मोनोसेक्राइड्स में 3 से 7 कार्बन पाए जाते हैं और मोनोसेक्राइड्स के एग्जाम्पल हैं ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। जो दूसरी कैटेगरी आती है डाइसेक्राइड्स, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, डाई मीन्स डबल एंड सेक्राइड मीन्स शुगर। तो ये दो मोनोसेक्राइड की यूनिट से या दो शुगर मॉलिक्यूल से मिलके बने हुए होते हैं और आपस में ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से बाइंड होते हैं। तो डाइसेक्राइड्स के एग्जाम्पल हैं लैक्टोज, जो कि ग्लूकोज और गैलेक्टोज से मिलके बनता है। सेकेंड एग्जाम्पल है सुक्रोज, जो कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलके बना हुआ होता है, और माल्टोज ग्लूकोज की 2 यूनिट से मिलके बना होता है। ओलिगोसेक्राइड्स, ओलिगो का मतलब होता है फ्यू एंड अगेन सेक्राइड मीन्स शुगर। तो ये 3 से 9 मोनोसेक्राइड्स यूनिट से बने हुए होते हैं और आपस में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से ही बाइंड होते हैं। इनको ट्राइसेक्राइड्स भी बोला जाता है और टेट्रासेक्राइड्स, यानी कि जिसमें 4 मॉलिक्यूल होंगे शुगर के, उनको टेट्रासेक्राइड्स बोला जाता है। इसका एग्जांपल है रेफिनोज, जैसे कि आप देख सकते हैं रेफिनोज गैलेक्टोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर बना हुआ है। इसका मतलब इसमें 3 शुगर के मॉलिक्यूल हैं, तो ये ओलिगोसेक्राइड्स कैटेगरी में आएगा। लास्ट कैटेगरी है पॉलीसेक्राइड्स। पॉली का मतलब मैनी एंड अगेन सेक्राइड मीन्स शुगर। तो ये बहुत बड़ी एक लंबी लॉन्ग चेन होती है कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल की, जो कि बहुत सारे मोनोसेक्राइड से मिलकर बनती है। इसके एग्जांपल है स्टार्च, काइटिन, सेलुलोज, ग्लाइकोजन एटसेट्रा। इस स्ट्रक्चर से हम समझ सकते हैं कि मोनोसेक्राइड्स जो हैं वो सिंगल शुगर मॉलिक्यूल से बने हैं। डाइसेक्राइड आपस में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है इनमें और 2 मॉलिक्यूल इसमें शुगर के पाए जाएंगे। ओलिगोसेक्राइड 3 से 7 मॉलिक्यूल इसमें शुगर के पाए जाते हैं और पॉलीसेक्राइड्स में बहुत अधिक शुगर के मॉलिक्यूल या मोनोसेक्राइड्स आपस में जुड़ के और पॉलीसेक्राइड्स का निर्माण करते हैं। अब बात करते हैं डाइजेशन की। जो डाइटरी कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ये स्टार्च, ग्लाइकोजन,
पॉलीसेक्राइड की कैटेगरी में आते हैं। डाइसेक्राइड्स में लैक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज, और मोनोसेक्राइड्स में जैसे कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज। तो ये हम जो डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं मेनली पॉलीसेक्राइड्स को लेते हैं, और अंततः इनको एंजाइम्स की प्रेजेंस में ग्लूकोज में या फ्रक्टोज में या गैलेक्टोज में टूटना पड़ता है, जिससे कि हमारी बॉडी इसे इजिली एब्जॉर्ब कर पाए। द कॉम्प्लेक्स पॉली एंड डाइसैकेराइड्स आर कन्वर्टेड इनटू सिंपल मोनोसैकेराइड्स व्हिच आर एब्जॉर्ब बाय द बॉडी। तो सबसे पहले डाइजेशन माउथ में स्टार्ट होता है कार्बोहाइड्रेट का, और जब हमने पहले वीडियो में डिस्कस किया था कि हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल होती है वो माउथ से स्टार्ट होती है, तो माउथ में टीथ फूड को मस्टिगेट करने का काम करते हैं, और वहां पर सलाइवरी ग्लैंड होती है जो कि सलाइवरी एमाइलेज को सिक्रीट करती है, जिसे टाइलिन भी कहा जाता है, जिसका ऑप्टिमम पीएच 6.9 है। इसका मतलब ये एंजाइम 6.9 पीएच पे स्लाइटली एसिडिक पीएच बोलेंगे, वहां पर ये एंजाइम सबसे अच्छी एक्टिविटी करता है, और इसके लिए कैल्शियम आयंस जो है वो एक्टिवेटर्स की तरह यूज किए जाते हैं। सलाइवरी एमाइलेज एक्ट्स ऑन कुक्ड स्टार्च एंड रिलीजेस माल्टोज। तो सलाइवरी एमाइलेज कुक्ड स्टार्च यानी कि जो स्टार्च पोटैटो में पाया जाता है या राइस में पाया जाता है, तो उस पर एक्शन करता है, और माल्टोज जो कि डाइसैकेराइड है उसमें इसे कन्वर्ट कर देता है। द डाइजेशन ऑफ स्टार्च इन माउथ इज नॉट कंप्लीट एज द फूड स्टे हियर फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। तो स्टार्च का डाइजेशन यहाँ पर पूरी तरह से नहीं हो पाता है, क्योंकि यहाँ पर फूड शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए रहता है। लेकिन इसके बाद भी सलाइवरी एमाइलेज अपना एक्शन कंटिन्यू रखता है ईसोफेगस या फेरिंग्स वाले रीजन में, और स्टमक में फूड पहुंच जाता है। जैसे कि पिछली वीडियो में हमने बताया था कि सबसे पहले माउथ, उसके बाद फेरिंग्स, फिर ईसोफेगस, और उसके बाद स्टमक में फूड आता है। स्टमक की पैरेटल सेल्स जो है वो HCl का प्रोडक्शन करती है, जो कि फूड को एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करवाती है। तो जब ये एसिडिक मीडियम बनता है तो पेप्सिनोजेन जो कि पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है, वो ये पेप्सिन जो है वो प्रोटीन के डाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये डीएक्टिवेट कर देता है सलाइवरी एमाइलेज को, राइट। तो इसलिए यहाँ पर कोई भी डाइजेशन कार्बोहाइड्रेट का नहीं होता है। देयर इज नो डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन स्टमक एज द एंजाइम फॉर कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन आर एब्सेंट इन द गैस्ट्रिक सिक्रीशन। तो जो भी गैस्ट्रिक सिक्रीशन हो रहा है, स्टमक में जो भी सिक्रीशन हो रहे हैं, उसके लिए कोई भी एंजाइम्स कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने के लिए स्टमक में नहीं पाए जाते हैं, इसलिए यहाँ पर कोई भी डाइजेशन इसका नहीं होता है। अब बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन, कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन की। तो जब हम एलिमेंट्री कैनाल का रूट पढ़ रहे थे, तो स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट था ड्यूडेनम, जहाँ पर हिपेटोपेनक्रियाटिक एम्पुला होती है, और पेनक्रियास से एक डक्ट लेके और पेनक्रियाटिक जूसेस वहाँ पर सिक्रीट करती हैं। तो पेनक्रियाटिक जूसेस सिक्रीट किए जाते हैं इंटेस्टाइन में, जिसमें पेनक्रियाटिक एमाइलेज होता है, जिसे हम डायस्टीज या एमाइलोप्सिन भी कहते हैं। इसका जो ऑप्टिमम पीएच है, ऑप्टिमम पीएच का मतलब पहले भी बताया कि जहाँ पर ये सबसे अच्छी एक्टिविटी करेगा वो 7.1 होता है, और ये क्लोराइड आयन से एक्टिवेट होता है, राइट। द पेनक्रियाटिक एमाइलेज एक्ट्स both on cooked and uncooked starch and also on glycogen and converts it into erythrodextrin and acrodextrin and maltose। तो ये पेनक्रियाटिक एमाइलेज थोड़ा सा सलाइवरी एमाइलेज से अलग है। ये दोनों टाइप के स्टार्च पे, कुक्ड जो हमने पका रखा है स्टार्च उस पे भी, और अनकुक्ड जो पका हुआ नहीं है, अनकुक्ड स्टार्च है, उस पे भी एक्शन करता है, और पॉलीसेक्राइड्स को इरिथ्रोडेक्स्ट्रिन, एक्रोडेक्स्ट्रिन एंड माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। दीज अनडाइजेस्टेड ब्रांचिंग पॉइंट आर नोन एज आइसोमाल्टोज। तो जो अनडाइजेस्टेड ब्रांचिंग पॉइंट्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट को, उनको आइसोमाल्टोज कहा जाता है,
जो कि डाइजेस्ट किए जाते हैं एंजाइम आइसोमाल्टेज से। द डाइसैकेराइड्स आर हाइड्रोलाइज्ड बाय रिस्पेक्टिव एंजाइम्स। तो जो डाइसैकेराइड्स बने हैं माल्टोज, लैक्टोज एंड सुक्रोज, इनको रिस्पेक्टिव एंजाइम से डाइजेस्ट किया जाता है, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन की म्यूकोसा सिक्रीट करती है। The disaccharide maltose is digested by the enzyme maltase to yield 2 glucose units. तो जो माल्टोज है डाइसैकेराइड्स, इसके लिए इंटेस्टाइनल म्यूकोसा जो स्मॉल इंटेस्टाइन की है वो माल्टेज एंजाइम को सिक्रीट करती है और 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को एज अ प्रोडक्ट देती है। लैक्टेज जो है, लैक्टेज एंजाइम भी यहीं से निकलता है इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से, और ये लैक्टोज जो डाइसैकेराइड है इसको ग्लूकोज और गैलेक्टोज में स्प्लिट कर देती है, तोड़ देती है। सुक्रोज इज हाइड्रोलाइज्ड बाय सुक्रेज और इन्वर्टेज इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। सुक्रोज को सुक्रेज एंजाइम जो है, या जिसे हम इन्वर्टेज भी कहते हैं, ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज में तोड़ देता है। तो आप देख सकते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन में ग्लूकोज यहाँ पर मिलने लग गया है। तो अल्टीमेटली जो कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन के बाद मोनोसेक्राइड्स मिलते हैं वो हमारे को ग्लूकोज ही मिलने चाहिए, जो कि इंटेस्टाइन में प्रेजेंट माइक्रोविलाई के द्वारा अवशोषित कर दिए जाएंगे, एब्जॉर्ब कर दिए जाएंगे। तो एब्जॉर्प्शन की बात करते हैं। एब्जॉर्प्शन किस तरह से ग्लूकोज का होता है? एज डाइजेशन प्रोसीड्स द कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इन इंटेस्टाइनल ल्यूमेन इंक्रीजेज मोर देन द ब्लड ग्लूकोज लेवल। तो जब डाइजेशन कंप्लीट होगा तो इंटेस्टाइनल रीजन में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा एज कंपेयर टू ब्लड ग्लूकोज लेवल। तो एलिमेंट्री कैनाल जो इंटेस्टाइनल पार्ट है वहां पर ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है और शुगर के लेवल से वो ज्यादा होता है, इसलिए सिंपल डिफ्यूजन से ग्लूकोज ब्लड स्ट्रीम में पहुंच जाता है। दिस रिजल्ट इज एन ऑस्मोटिक डिफरेंस बिटवीन द टू। इसके कारण ऑस्मोटिक डिफरेंस इंटेस्टाइनल ल्यूमन और ब्लड स्ट्रीम में होता है, due to which glucose simply diffuses downhill from region of higher concentration of glucose to the region of lower concentration of glucose। तो ग्लूकोज सिंपली डिफ्यूज कर जाता है हायर कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज। हायर कंसंट्रेशन कहाँ पर है? ल्यूमेन में है या इंटेस्टाइनल पार्ट है जो वहां पर है। कहाँ पर पहुंच जाएगा? टू दी रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज। तो लोअर कंसंट्रेशन ग्लूकोज का कहाँ पर रहता है? ब्लड में। तो सिंपल डिफ्यूजन की तरह ये डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में पहुंच जाता है। दूसरा जो प्रोसेस है एब्जॉर्प्शन का वो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। अब जब सिंपल डिफ्यूजन की प्रोसेस होती है पहली वाली, तो एक स्टेज ऐसी आती है जब ल्यूमेन में और ब्लड में ग्लूकोज का कंसंट्रेशन इक्वल हो जाता है, तो उसके बाद ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट किया जाता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट से। Simple diffusion continues till the concentration of glucose in lumen equals to that of blood. Then glucose is transported by the active transport. Here glucose binds to a carrier protein. अब किस तरह से ये डिफ्यूजन होता है? यहाँ पर जो माइक्रोविलाई की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इंटेस्टाइन की सेल्स के बाहर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उनमें कैरियर प्रोटीन्स होती हैं जो कि ग्लूकोज को अपने साथ बाइंड करके और अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट इनको मूव करवाती है। Here the glucose binds to a carrier protein situated in the outer membrane of the intestinal wall. As this overall process requires energy, it is known as active transport. So during active transport, glucose moves against concentration gradient. Galactose is also absorbed from the intestine in a similar manner as that of glucose active transport. अब अगर हम ओवरऑल डाइजेशन की बात करें तो सबसे पहले माउथ में पॉलीसेक्राइड गए और यहाँ पर इनको टीथ के द्वारा स्मॉल पार्टिकल्स में तोड़ दिया गया और यहाँ पर सलाइवरी ग्लैंड से जो सलाइवा आया जिसे हम सलाइवरी
एमाइलेज कहते हैं, वो पॉलीसेक्राइड्स को डाइसेक्राइड में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद फूड का जो रूट है वो फेरिंग्स में जाएगा और इसोफेगस में जाएगा, यहाँ पर कोई भी डाइजेशन नहीं होगा। उसके बाद स्टमक में जो है फूड पहुंच जाता है। स्टमक में क्योंकि एसिडिक मीडियम है, इसलिए जो सलाइवरी एमाइलेज है ये डीएक्टिवेट हो जाता है, यहाँ पर काम नहीं कर पाता है। तो उसके बाद फूड जो है वो मूव करेगा स्टमक से और स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में पैनक्रियास से पैनक्रियाटिक डक्ट आ रही है, जो कि पैनक्रियाटिक जूसेस ला रही है, जिसमें पैनक्रियाटिक एमाइलेज है। ये पैनक्रियाटिक एमाइलेज पॉलीसेक्राइड्स जो बचे हुए हैं उनको भी डाइसेक्राइड्स में कन्वर्ट कर देंगे। इसके बाद ये स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड पहुंचता है और इंटेस्टाइन की जो म्यूकोसा है, लेयर है, वो सिक्रीट करती है माल्टेज, सुक्रेज और लैक्टेज। तो माल्टेज मैंने कहा था आपको, माल्टोज को कन्वर्ट करता है और 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल मिलते हैं। सुक्रेज जो है वो सुक्रोज को डाइजेस्ट करता है और 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज का और 1 मॉलिक्यूल फ्रक्टोज का मिलता है। लैक्टेज जो एंजाइम है वो लैक्टोज को डाइजेस्ट करता है और 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज का और 1 मॉलिक्यूल गैलेक्टोज का प्रोड्यूस करता है। तो इस तरह से इंटेस्टाइन में, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, वहां पर कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कंप्लीट होता है। थैंक यू।